सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन स्टैट्स का चैप्टर नंबर 4 चालू कर रहे हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझने से पहले अपन को कुछ देखना पड़ेगा। अपन ने प्रीवियस चैप्टर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपन को क्या बताता है? एक सेंटर वैल्यू बताता है। बट मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये बोलता है कि ये जो सेंटर वैल्यू है ये जो है ना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे देखो, तुमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। एक फैमिली है, उसको है ना ये रिवर क्रॉस करके यहाँ पे अपने ये घर पे जाना है, यहाँ पे ये रिलेटिव के घर पे जाना है। अब हुआ क्या, यहाँ पे बीच में ये नदी है। ये नदी है ना, इस नदी की जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 150 है। कितनी है? 150 सेंटीमीटर है। अब ये जो मैन है ना, वो सोच रहा है कि यार मेरी जो फैमिली है उसकी एवरेज हाइट 125 है और ये रिवर है ना, इसकी एवरेज हाइट है। तो इसकी जो बेटी है उसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है और जो नदी है ना, उसकी जो हाईएस्ट विड्थ मतलब आगे जाके वो 150 सेंटीमीटर जितनी डेप्थ है। तो ये जो एवरेज के बेसिस पे ये सोच रहा है कि मैं इस नदी को क्रॉस कर दूंगा, वो गलत है। आगे जाके इसकी बेटी क्या हो जाएगी? डूब सकती है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि जो एवरेज होता है ना, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताता। कभी कभी एवरेज की वजह से अपन लोग है ना इन्फॉर्मेशन को मिसलीड कर लेते हैं। जैसे कि एक क्लास है जिसमें 2 स्टूडेंट है, एक का 0 मार्क आया, एक का 100 मार्क आया। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगी तो एवरेज आएगा 50। तो मैं ये एवरेज के हिसाब से अगर मैं देखूंगी तो मैं बोलूँगी यार चलो इस क्लास में तो एवरेज बच्चे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्लास में एक बच्चा है जो एकदम वीक है और एक बच्चा है जो एकदम होशियार है। तो आप लोग हर चीज़ एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन लोगों को मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या बताता है कि एक सेंट्रल वैल्यू से, जैसे ये सेंट्रल वैल्यू है, इस वैल्यू से जो दूसरी वैल्यूज है वो कितनी ज़्यादा डिस्पर्स है, कितनी ज़्यादा बिखरी हुई है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। अब अपन लोग एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं कि आप किस बेसिस पे वो डिस्पर्जन निकालना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर और अनएम्बिगुअस, मतलब उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड इन ईजी टू कंप्यूट। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो हो ना, वो एकदम सिंपल होना चाहिए समझने में और कंप्यूट करने में भी इजी होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होना चाहिए वो सारे डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट होना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। ऐसे बोले मेजर ऑफ डिस्पर्जन से जो आपने वैल्यू निकाली वो आगे फर्दर कैलकुलेशंस करने में भी यूजफुल होना चाहिए। ये एक स्टेबल मेजर होना चाहिए। डिफरेंट सैंपल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्पर्जन अलग अलग। एब्सोल्यूट मतलब नंबर के बेसिस पे जब अपन निकालते हैं ना तो वो एब्सोल्यूट है, रेशियो और परसेंटेज के बेसिस पे निकालते हैं ना तो वो रिलेटिव मेजर है। जैसे मैं ये बोलूँ कि भाई जो है ना वैल्यूज़ है वो 50 kg ऊपर नीचे जा रही है और मैं ऐसा बोलूँ वो 20% ऊपर नीचे जा रही है, तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एब्सोल्यूट मेजर है जो एग्जैक्ट बता रहा है और ये तुम्हारा रिलेटिव मेजर है। अब अपन लोगों को यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के डेविएशंस पढ़ना है, डिस्पर्जन्स पढ़ना है। सबसे पहले है रेंज, सेकेंड है मीन डेविएशन, थर्ड है क्वार्टाइल डेविएशन, फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन लोगों को क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मीन डेविएशन ये बहुत ज़्यादा ईजी और थोड़े से है ना लेंदी टॉपिक है। आज अपन लोग रेंज कवर करेंगे। रेंज क्या होता है ये समझना। रेंज मतलब अपन को क्या बताता है? जो डेटा है उस डेटा में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो हमको रेंज बताता है। क्या बताता है? वो हमको रेंज बताता है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड रेंज। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। आर इज इक्वल्स टू एक्स एच, मतलब हाईएस्ट वैल्यू इन एक्स माइनस लोएस्ट वैल्यू इन एक्स। तो क्या, जैसे एक डेटा है जिसमें मेरे को पता चल रहा है सबसे हाईएस्ट मार्क्स 95, सबसे लोएस्ट मार्क्स 2 है, तो 95 - 2
93 का डिफरेंस है। तो इससे ये पता चलता है कि जो डेटा है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पर्जन है, मतलब हाईएस्ट मार्क 95 है और लोएस्ट 2 है। तो इन दोनों का रेंज, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है कि रेंज क्या है, तुम्हारा डेटा किस रेंज के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो एक ये तुम्हारा एब्सोल्यूट मेजर है। रिलेटिव मेजर कैसे निकलता है इसका? रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखो एक बार रीड कर लेते हैं। द रिलेटिव रेंज इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इट इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट। इसमें कोई भी यूनिट नहीं लगती कि केजी और ये सब नहीं लगता। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर अ पॉपुलेशन इज स्मॉल देन इट कैन बी से दैट वेरिएबिलिटी इज लेस इन ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन। क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोफिशिएंट अगर छोटा है तो ऐसा माना जाएगा कि तुम्हारा जो डेटा है उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, डेटा स्टेबल डेटा है। अगर कोफिशिएंट ज़्यादा है तो ऐसा माना जाएगा डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। एक बार एग्जांपल 1 2 3 4 अपन मैं करवा देती हूँ, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 4.1 मुझे करके भेजेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार चालू करते हैं। एग्जाम्पल 1, द रन स्कोर बाय बैट्समैन इन लास्ट 10 सीरीज ऑफ अ क्रिकेट मैच आर। लास्ट 10 सीरीज में एक बैट्समैन ने ये रन स्कोर किए हैं। फाइंड द रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज भी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है। रेंज की फॉर्मूला क्या होती है? आर इज इक्वल्स टू XH माइनस XL। सबसे ज़्यादा रन कितने हैं उसके? 93, सबसे लो 18, तो उसका रेंज कितना आ गया? 75। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? रेंज अपॉन XH प्लस XL। तो रेंज अपॉन XH प्लस XL मतलब 75 अपॉन 111, 93 प्लस 18, तो कितना आया? 0.68। ठीक है, ये तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। अब आगे सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि मंथली सैलरी दी है वर्कर्स। इसमें ना अपन को ये इस वाले फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता। रेंज को फ्रीक्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेंज को सिर्फ ऊपर वाले जो तुम्हारे डेटा है ना, जो मंथली सैलरी रिलेटेड डेटा है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। रेंज क्या होगा? 12,000 माइनस 3,500, तो तुम्हारा रेंज आएगा 8,500। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा? 8,500 अपॉन 12,000 प्लस 3,500 मतलब 15,500। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं। द आइटम्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री आर प्लेस्ड इन डिफरेंट बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर वेट यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फाइंड द रेंज एंड द रिलेटिव रेंज। रिलेटिव रेंज मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कंफ्यूज मत होना, इन्होंने सिर्फ अलग वर्ड यूज़ किया है। अब इसमें अगर अपन निकालने जाए तो रेंज क्या होगा? 35 माइनस 10 दैट इज 25, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? 25 अपॉन 35 प्लस 10 मतलब 25 अपॉन 45 दैट इज 0.56। तो रिलेटिव रेंज आ गई 0.56। बहुत ज़्यादा ईजी है, इसके अंदर कुछ डाउट जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तुम लोग ये देखो, यहाँ पे तुम लोगों को है ना इंक्लूसिव क्लास दी हुई है। रेंज को इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हाईएस्ट और लोएस्ट है उससे फ़र्क पड़ता है। 99 माइनस 50 आ जाएगा तुम्हारा रेंज, और 99 प्लस 50 को रेंज से डिवाइड कर देंगे तो अपना कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा रेंज वाला पार्ट खत्म हुआ। एक बार रेंज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे सकते हैं। सबसे पहले रेंज बहुत ज़्यादा सिंपल और क्लियर है। इसका कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसमें ज़्यादा बोलते हैं ना, इसको समझने में लोगों को दिक्कत नहीं आती। रेंज इज़ यूजफुल स्पेशली व्हेन वेरिएबिलिटी अमाउंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज़ लेस। रेंज वहाँ काम आता है जब ज़्यादा वेरिएशन ना हो, सिर्फ अपन को ये पता करना हो कि दो वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा डिफर करती है। आगे क्या बोला है? रेंज इज यूजफुल मेजर स्पेशली व्हेन वेरिएबिलिटी अमाउंट ऑब्जर्वेशन इज लेस। ये अपन ने पढ़ लिया था। डिसएडवांटेजेस में देखते हैं। ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा आर नॉट यूज इन कंप्यूटेशन ऑफ रेंज। रेंज में क्या होता है ना, सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट पे ध्यान दिया जाता है, सारे ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड नहीं होते। तो इसमें बीच वाले लोगों का क्या है, कितना वो लोग एवरेज के ऊपर है, कितना एवरेज से नीचे है, वो पता ही नहीं चलता है। रेंज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, मतलब अगर आपका सैम्पल चेंज होगा तो आपका रेंज भी चेंज हो जाएगा। तो ये रेंज हर सैम्पल टू सैम्पल वेरी करेगा। इट इज़ नॉट वेरी सूटेबल मेजर फॉर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक मतलब फर्दर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन के लिए ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ओपन एंडेड क्लास। जिसकी ओपन एंडेड क्लास होती है ना 40 एंड मोर। अब 40 एंड मोर में तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यू क्या है तुमको पता नहीं होगी। अगर हाईएस्ट वैल्यू पता नहीं होगी तो तुम लोग रेंज निकाल नहीं पाओगे। तो इस केसेस में रेंज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे तुम्हारा ये पार्ट खत्म होता है। तुम लोग मुझे 4.1 पूरे 4 समय, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ रेंज निकालना है, एक्स एच माइनस एक्सएल, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, एक्स एच माइनस एक्सएल अपॉन एक्स एच प्लस एक्सएल। इस तरह से तुम लोगों को ये पूरा पार्ट खत्म करके इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशंस, देखो इन लोगों ने किस तरह से प्रेजेंट किया है, आप लोग भी उसी तरह से प्रेजेंट किया करो। होता क्या है ना, स्टैट्स है बहुत ईजी, लोगों को ये दिक्कत आती है कि स्टैट्स को प्रेजेंट नहीं करते वो लोग, अच्छे से डायरेक्टली लिख के आ जाते हैं। स्टैट्स में फॉर्मूलाज लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फॉर्मूलाज नहीं लिखेंगे तो आप लोगों के मार्क्स कट होंगे। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए फॉर्मूलाज ऑन पॉइंट आप लोग लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स।